कहते हैं दर्द बांटने से कम होता है, लेकिन यहाँ तो दर्द का समंदर है। इस हालत में भी लेके चलना लोग बहुत मुश्किल है। I can't explain it. और उनका दुख दर्द जो है हमसे अब देखा नहीं जाता है, और उस कष्ट को मैं अपनी जो है जबान से जो है क्या नाम है कि बयान नहीं कर सकता। Millions of children are suffering from muscular dystrophy in India and abroad. Doctors and scientists are still researching for its cure. But till then, their families need you, me, and we all. They are in need indeed. भारत। कहते हैं दुनिया को सबसे पहले चिकित्सा का पाठ हमने ही पढ़ाया था, आयुर्वेदा और चरक संहिता के रूप में। पर आज स्थिति कुछ और ही है। यहीं एक छोटा सा शहर है आजमगढ़। जहां जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रहती है। विभिन्न धर्मों के लोग एक दूसरे से मिलके रहते हैं। जिंदगी है तो तकलीफें हैं, और तकलीफें हैं तो उनसे लड़ने का हौसला भी है। यहीं कुछ ही दूरी पे एक छोटा सा गांव है बरौली, जिसमें एक ऐसा परिवार है जिनकी तकलीफ की कल्पना भी शायद हम नहीं कर सकते। जी, मैं सुशील शुक्ला और पेशे से भोजपुरी लोक संगीत से जुड़ा हुआ हूँ, और साथ ही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से संबंधित एक विद्यालय में मैं टीचर भी हूँ। सन 2004 या 5 के आसपास बड़े वाले बच्चे में कुछ इसके सिम्टम नज़र आने लगे। रीढ़ की हड्डी पीछे की तरफ टेढ़ी होती जा रही थी। चलते समय वो पंजे के बल चल रहा था। उस समय समझ में नहीं आया कि ये कैसा रोग है। रोग भी ऐसा जिसके बारे में तो बहुत से लोग जानते भी नहीं हैं, और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। तो फिर मैंने कहीं स्थानीय स्तर पे किसी से दिखाना ज़रूरी नहीं समझा, सीधे लेके लखनऊ पीजीआई गया। वहाँ पे डॉक्टर्स ने चेकअप किया, रिपोर्ट आई, उसमें पता चला मस्कुलर डिस्ट्राफी रोग है। ऑल ओवर वर्ल्ड इसका कहीं प्रेजेंट टाइम इलाज नहीं है। परिवार के सामने इस समय एक असमंजस की स्थिति आ जाती है कि आखिर वो करें तो क्या करें। ये कहानी सिर्फ शुक्ला परिवार की ही नहीं है। वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ ही दूरी पर एक और परिवार है जिनके घर में खुशियों ने तो जैसे दम ही तोड़ दिया है। ये परिवार है सुहेल अहमद का। हमारा नाम है सुहेल अहमद। पहले लड़का हुआ तभी वो 5-6 साल का हुआ। 5-6 साल के बाद से वो उठने बैठने में परेशानी पाने लगा। तो हम समझे अरे भाई कोई हो सकता, पहले लड़का शायद मालिश वालिश में कुछ कमी हो गई हो। उसके बाद एक डॉक्टर को दिखाया बम्बई के अंदर, तो उन्होंने बताया कि कुछ भी नहीं है इसको, वो देसी बैदा और दूध पिलाइए ठीक हो जाएगा। हम समझे हो सकता है कमजोरी हो गई हो। अब वो रिपोर्ट किसी को और को नहीं दिखाया, मैं लेके चला आया यहाँ पे। भैया 6 महीना साल भर करीब थे। उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा चलता था, वो भी बंद कर दिया, बैठ गया। फिर उसको वापस लेके गया बम्बई। उसी डॉक्टर के पास फिर मिला, तो बताया कि इसका ऐसी बीमारी है कि इसका कोई इलाज ही नहीं। उसके बाद 2-3-4 हॉस्पिटल दौड़े, साइन में गए, हाजी अली गए, वो भाई खल्ला में गए, सब जगह यही बात बोले इसका इलाज ही नहीं। उसके बाद फिर दूसरे वाले की भी वही हाल। अभी 16 साल हो के वो भी ख़त्म हो गया यहाँ आके। ये तीसरा समझ लो आखिरी पोजीशन चल रहा है, जो बीच में बैठा है। कितना अजीब लगता है ये सुन के। हम अपने घरों में बैठ के इनके दर्द को महसूस नहीं कर सकते। एक कभी ना खत्म होने वाली कहानी चल रही है इनकी जिंदगी में, जिसके तह में सिर्फ मजबूरी है। बात अगर यहीं तक रहती तो कोई मसला नहीं था। आगे और भी परिवार देखने को मिले जो कि इस तकलीफ से जूझ रहे हैं। कोपागंज, आजमगढ़ और मऊ के पास एक छोटा सा कस्बा, जहां पर एक इंसान अपने बच्चों के लिए बहुत उम्मीदें लगाए बैठा है। मेरा नाम अमन आज़ाद है। मैं कोपागंज मोहल्ला हकीमपुरा डिस्ट्रिक्ट मऊ यूपी का रहने वाला हूँ। छोटी सी दुकान है कपड़े की, जो एक जीविका चलाने के काम आती है।
हमारे 6 बच्चे हैं, 3 बच्चियां हैं और 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों को तो मस्कुलर डिस्ट्राफी हो गया। थोड़ा सा चलने फिरने दौड़ने में दिक्कत बच्चों को हुई। फैमिली डॉक्टर से हमने परामर्श लिया, उन्होंने हमें सलाह दी BHU जाने की। BHU जब हम गए, न्यूरोलॉजी विभाग में उनको जो है दिखाया, तो उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि मस्कुलर डिस्ट्राफी से पीड़ित बच्चा है। उसके बाद जो है BHU ने रीफ़र कर दिया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली को। मैंने अपने बच्चों को लेकर के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली जो है पहुंचा, और वहां पहुंचने के बाद फिर न्यूरो ही विभाग में उसको फिर दिखाना शुरू किया, जहां पर अनेकों प्रकार की जांचें हुई। मस्कुलर डिस्ट्राफी तक क्लियर हो गया वहां भी। किसी भी माँ बाप के लिए उनके बच्चे भविष्य का सहारा होते हैं, उनके बुढ़ापे की लाठी होते हैं। मगर ऐसे माँ बाप खुद अपने बच्चों के लिए सहारा बनने पर मजबूर हो चुके हैं। समाज में अभी इस रोग के बारे में कोई जागरूकता नहीं है। लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर ये है क्या। रोग कोई मजहब नहीं देखता, ये तो बस एक कड़वी सच्चाई की तरह है। सवाल सिर्फ इन तीनों परिवारों का ही नहीं, ऐसे न जाने कितने परिवार हैं जिनके घरों में खुशियों की जगह मातम का डेरा है। विदेशों की बात करें तो वहां ऐसे बच्चों को थोड़ी सुविधाएं मिल जाती हैं, जिनसे उनका जीना कुछ बेहतर हो जाता है। मगर बात जब हमारे देश की आती है तो तस्वीर पर से धूल खुद ब खुद उतर जाती है। जैसे आजमगढ़ के पास के ये तीनों परिवार। उसके बाद मैंने ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल मुंबई के सीनियर डॉक्टर BS राजपूत, उनसे संपर्क किया मैंने। उन्होंने स्टेम सेल थेरेपी के बारे में बताया। मैंने खर्च वगैरह जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि एक सिटिंग का लगभग 2.5 लाख रुपए एक बच्चे का खर्चा है। इतना महंगा इलाज उन्होंने बताया। चूँकि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए मेरे लिए इतना बेयर कर पाना बहुत मुश्किल है। वैसे अगर आप अपनी संतुष्टि के लिए कहीं भी जाएं, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। तब पता चला कि मस्कुलर डिस्ट्राफी नामक भी कोई रोग होता है। नहीं, सरकार से डायरेक्ट तो मेरा कोई अप्रोच नहीं रहा, लेकिन ज़िले स्तर पर जितने भी लोग हैं लगभग सबके नॉलेज में मैंने ये बात डाली। अपने बच्चों के लिए कुछ न कर पाने का अफसोस हमेशा से इनके मन में रहता है। गांव के प्रधान से सबसे पहले इन्होंने मदद मांगी। मेरा नाम श्री राम यादव है। मैं इस ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधान हूँ और इस विकास खंड बिलरियागंज का प्रधान संघ का अध्यक्ष हूँ। और ये सुशील शुक्ला जी जो हैं, इनसे हमारा बहुत पारिवारिक लगाव है। और इनके बच्चों को जब मैं यहाँ आता हूँ, देखता हूँ मस्कुलर डिस्ट्राफी नामक बीमारी से पीड़ित हैं, और देखता हूँ तो अपने को भी ये कष्ट होता है कि हम लोग, मेरे द्वारा या सरकार के द्वारा या डॉक्टरों के द्वारा, हम लोगों सभी लोगों के द्वारा इनके लिए कुछ किया जा, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया है। और हम करने के प्रयास में हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन सामने बन नहीं पा रहे हैं। प्रयास तो हर तरफ जारी है, मगर सिर्फ दिलासा देने के लिए। सहानुभूति से उम्मीदें बढ़ती हैं, और इनके साथ भी यही हुआ। लेकिन सिर्फ दिलासा देने से काम नहीं चलता। मेरे को बच्चों की बीमारी हालत में समझ लो कि आज उल्टी बुखार सब चल रहा है 10-15 दिन से। अभी तो ये लोग की दवा तक नहीं ला पाते हैं। तो वो समझ लो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि वो अपने आप से धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। तो इस हालत में भी लेके चलना लोग बहुत मुश्किल है। इस हालत में भी कैसे अपना खर्चा चलाएं, कि हम कैसे लाएं, बच्चों को कहाँ से खिलाएं, क्या करें। सारा रात दिन यही मुसीबत रहती है। हम थोड़ा सोते हैं तो वो जागती है, वो जागती है तो हम सोते हैं। बस यही लगा रहता रात में। सरकार से या कोई चीज़, बस सिर्फ राशन मिलता और कोई मदद नहीं। कहते हैं कि हाँ बस हम करेंगे, मगर आज कितना 1.5-2 साल हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये तो गांव वाले थोड़ा मोड़ा एकदम कर उठ कर समझ ले पतरा डाल दिए, और अभी सरकार की तरफ से कुछ मदद नहीं हुई। एक तरफ भूख और गरीबी से लड़ाई, तो दूसरी तरफ बच्चों की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। कहीं कुछ सहारा भी है तो वो काफी नहीं है।
और ये हर एक माँ बाप जो है अपने बच्चों के कष्ट को देख करके जो है जान जाता है कि उस माँ बाप को जो है कितना कष्ट होता है। BS राजपूत जो है बॉम्बे के हैं, उनका नाम सुना और वो आए हुए थे लखनऊ अजंता हॉस्पिटल में। मैंने उनसे जो है जा कर के भी मिला और उनसे भी स्टेम सेल के बारे में जो है पता किया। वो भी स्टेम सेल दे रहे थे, लेकिन हम उतना सक्षम नहीं थे कि हम जो है 15 लाख रुपया दें और उस बच्चे को स्टेम सेल डालें। मैंने फिर उस व्यवस्था के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है पहुंचा। सारी जो है पेपर वहाँ देने के बाद जो है मोतीलाल बोरा और मोतीलाल बोरा से लेकर के जो है मनमोहन सिंह तक सबका लेटर मेरे पास आ चुका है, लेकिन वहाँ से भी कुछ भी हमारे या हमारे बच्चों के लिए या हमारे परिवार के लिए कोई भी सहायता राशि जो है नहीं मिली और वो लोग देने से जो है इनकार कर दिए। ये हमारे सामने प्रॉब्लम है, मजबूरी है कि ना हमारे पास पैसा है ना हम अपने बच्चों को ठीक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की चिट्ठी भी इनका सहारा न बन सकी। हर छोटी मोटी बीमारियों में इनका साथ देने वाले इनके फैमिली डॉक्टर ही इनके साथ रहे। मेरा नाम वसीउल्लाह आज़मी है। मैं इलाहाबाद से BMS जो है क्वालिफाई किया हूँ। मैं इनको बचपन से जानता हूँ, ये मेरे मोहल्ले से लगे हुए हैं। मैं इनका फैमिली डॉक्टर हूँ। इनको बच्चों को अगर कोई बात होती थी मुझसे ये टच करते थे और नहीं कोई मशवरा देना होता तो मैंने फ़ौरन इनको रिफ़र कर देता था। अपनी पूरी ताकत इन्होंने लगाई इलाज में, लेकिन कुदरत को जो मंजूर था वही हुआ। लेकिन कोई रिस्पांस कहीं से किसी नहीं मिला, ना मेडिकल की तरफ से ही कोई रिस्पांस मिला, ना किसी ने भी इसको नहीं रिस्पांस दिया गवर्नमेंट ने। सबने सिर्फ हमदर्दी दिखाई। यहीं कुछ ऐसे भी लोग थे जो सही मायने में इनका साथ दे रहे थे। इंडिया टुडे जो मैगजीन आती है उसमें पत्रकार हैं सुधीर सिंह जी। उन्होंने इंटरेस्ट लिया, जाना, समझा, कांटेक्ट किया कि क्या प्रॉब्लम है। फिर उस मैगजीन में इन बच्चों के फ़ोटो के साथ एक पेज भी निकाली। उसके माध्यम से लोगों ने जाना, तो कई लोगों के नॉलेज में ये बात कही। तो सुनने में आया कि CMO साहब या उनकी टीम या जिला स्तर के जितने भी समाज सेवी हैं वो लोग आएंगे बच्चों को देखने कि क्या हुआ, कैसे हुआ। किसी ने कोई काम नहीं किया। किसी ने आगे बढ़ के इनकी तकलीफ को कम नहीं किया। एक शख्स की वजह से इनके परिवार का दर्द दुनिया के सामने आया, जिन्होंने अपनी पत्रकारिता का सदुपयोग किया। मेरा नाम सुधीर सिंह है। मैं आजमगढ़ जनपद में न्यूज एजेंसी PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के लिए बतौर संवाददाता काम करता हूँ एज ए करस्पॉन्डेंट, और इंडिया टुडे मैगजीन में बतौर संवाददाता आजमगढ़ और उसके अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट्स के लिए काम करता हूँ। आम चर्चा में एक आदमी ने बताया कि बरौली गांव में एक ही फैमिली के 3 लोग, एक ही माँ बाप के 3 बेटे अपंगता के शिकार हो गए हैं। तो हमने पहले सोचा कि हो सकता है ये पोलियो का मामला हो, लेकिन फिर एक पत्रकारिता की जो उत्सुकता होती है उसकी वजह से हम उसको देखने गए। तो लोगों से बातचीत किए तो उन लोगों ने बताया कि ये एक अलग किस्म का रोग है जिसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोलते हैं। फिर मैंने पूछा ऐसा और कहाँ है, तो उन लोगों ने बताया कि आजमगढ़ में भी है, मऊ के कोपागंज में एक है, जीएनपुर फिर में भी एक मामला उभर के आया। फिर धीरे धीरे ये मामले आते गए। और फिर इस शख्स ने इन परिवारों के लिए हर संभव मदद की कोशिश की। फिर हमने इसको अपनी न्यूज एजेंसी PTI के माध्यम से खबर भेजा, तमाम अखबारों में छपी। फिर उसके बाद हमने इंडिया टुडे के लिए 2 पेज की स्टोरी की और उस स्टोरी का शीर्षक था इन्हें है अपने लाडलों की मौत का इंतजार। तो ये हमारी क्षमता थी मीडिया के माध्यम से उठाने की, समाज में अवेयरनेस करने की, जो कि हमारी ड्यूटी है, उसको हमने पूरी तरीके से निभाया। इसको अपनी जिम्मेदारी को सुधीर ने बखूबी अंजाम दिया। इसमें इनका साथ दिया इसी जगह के एक और पत्रकार ने। मेरा नाम परवेज ज़की है। मैं यहाँ का स्थानीय संवाददाता आज का हूँ। पहली बार हमको पता चला कि यहाँ पर इस तरह का डिस्ट्रॉफी का केस आया है, तो हम गए, उनसे बात किया कि आपने कहीं दिखाया, तो उन्होंने कहा कि मुंबई में दिखाया, लेकिन यहाँ कहीं नहीं देखा। मैंने उनको अस्पताल अजमतगढ़ में भेजा। वहाँ से डॉक्टर ने उनको कहा कि नहीं, हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं। फिर हमने सुधीर सिंह को बताया। सुधीर सिंह इनको CMO आजमगढ़ को बताया। उन्होंने वहाँ पर भी इन्होंने ले जाके उनको पहुँचाया और जो भी उनसे कहा तो उन्होंने भी उसको रिफ़र कर दिया, कहा कि इस तरह का कोई इलाज होता नहीं है।
जब बात मीडिया में आई तब स्थानीय अस्पताल में कुछ सुगबुगाहट नजर आई। वहां के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की बात जब सामने आई तो थोड़ी निराशा हुई। मैं डॉक्टर वीबीसी हूं और आजमगढ़ जनपद में पिछले 3 वर्षों से मैं सीएमओ के पद पर कार्यरत हूं। अब हमारे जिले में जो पिछले हम 2-3 सालों से देख रहे हैं, 2 ब्लॉक हैं, बिलरियागंज है और एक ब्लॉक है अजमतगढ़। बिलरियागंज में शुक्ला परिवार है, सुशील शुक्ला जी के परिवार में जो है 3 बच्चे पीड़ित हैं जो अभी सर्वाइव कर रहे हैं। और इसी तरीके से अजमतगढ़ में बासुपार गांव में एक मोहम्मडन फैमिली है जिसमें कि 6 बच्चे प्रभावित थे, जिसमें 2 की मृत्यु हो चुकी है, 4 बच्चे अभी भी पीड़ित हैं और जिनका सामान्य इलाज चल रहा है। देखिए, ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। मैंने बताया कि हेरिडिटरी बीमारी होती है और इसके लिए तमाम तरह की भी रिसर्च चल रही है और कुछ एडवांस सेंटर्स में जो है स्टेम सेल थेरेपी का काम चल रहा है, जो कि काफ़ी कॉस्टली है और एक सामान्य परिवार के लिए उसको वहन करना भी कठिन है। बावजूद इसके भी बहुत संतोषजनक इसका इलाज नहीं हो पा रहा है। हमारे समाज में लगभग सभी बीमारियों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, मगर इस बीमारी से अभी कई लोग जो इस समाज के लिए कुछ कर रहे हैं अनजान ही हैं। मैं सुनील कुमार अग्रवाल, थोड़ा सामाजिक कार्यों में मैं बराबर रहता हूँ। 2004-05 में मैंने लायंस क्लब आजमगढ़ का यहाँ पे एक नई शाखा खोली, उसमें चार्टर्ड प्रेसिडेंट भी रहा। इस समय वर्तमान में भी मैं प्रेसिडेंट हूँ इसका। बट कुछ ना कुछ सामाजिक कार्यों में हमेशा कुछ ना कुछ रहता हूँ। मेडिकल चेकअप में जनरल चेकअप करते हैं, जैसे कुछ लोगों का जो है आई कैंप, हमारा मेन होता है अंधता निवारण। नहीं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी तो मैं पहली बार आपके मुंह से नाम से सुन रहा हूँ, क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। निराशा तब और बढ़ जाती है जब ऐसी बातें समाज के जिम्मेदार कंधों से सुनने को मिलती हैं और मन में बस एक ही ख्याल आता है कि इस लड़ाई को कैसे लड़ी जाए। देश की राजधानी दिल्ली, देश के कोने कोने से लोग यहाँ अपनी परेशानी दूर करने का ख्वाब लिए आते हैं। इस लड़ाई को लड़ने का शस्त्र शायद हमें यहीं मिल जाए। देखिए, ये बड़े दुख की बात है कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी ये नहीं देखती कि मरीज़ अमीर है या गरीब है, वो ये नहीं देखती कि मरीज़ लड़का है या लड़की है, और वो ये नहीं देखती कि ये किस हिस्से को बिलोंग करता है, उसके माता पिता पढ़े लिखे हैं या किसी गांव के रहने वाले हैं। मस्कुलर डिस्ट्रोफी का सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट जो है वो है एक्सरसाइज, क्योंकि अभी हमें नहीं पता, रिसर्च पूरी दुनिया में चल रही है। हो सकता है कल सुबह मस्कुलर डिस्ट्रोफी का रिजल्ट निकल आए कुछ, या कोई ऐसा इलाज निकल आए जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी के मरीजों को भी ठीक कर सके, परंतु तब तक हमें अपनी मशीन में जंग लगने से रोकना है। और वो जंग कैसे लगेगी? यदि आप इन मरीजों की हाथ पैर कमज़ोर होते हैं, हाथ पैर चलते नहीं हैं, तो जब चलते नहीं हैं तो मांसपेशियां अकड़ जाती हैं और सूख जाती हैं, और फिर ऐसी हालत हो जाती है कि मरीज के हाथ मुड़ गया, पैर मुड़ गया, गठरी सी बन के रह जाते हैं वो। दूसरी चीज़ यह है कि कुछ ऐसी रिसर्च पूरी दुनिया में चल रही है जो स्पेसिफिक टाइप की मस्कुलर डिस्ट्रोफी के ऊपर ही कारगर सिद्ध हो सकती है। तो जब तक आप अपनी डायग्नोसिस नहीं बनवाएंगे तब तक आप ये पता ही नहीं चलेगा आपको कि आपको किस प्रकार की मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, क्योंकि कुछ नहीं पता। कल सुबह एक नया सूरज लेके आए और जिसमें मस्कुलर डिस्ट्रोफी का इलाज निकल आए। 2 बातें सामने आती हैं। एक तो इस रोग की जागरूकता जरूरी है, दूसरी इसके रोकथाम के लिए एक उम्मीद जगी है स्टेम सेल थेरेपी के रूप में, जिसमें खर्च बहुत ज्यादा है। एक्सपर्ट के शब्दों में अगर हम जाने तो कुछ खास तरह के मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में ये स्टेम सेल कारगर भी है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बेसिकली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें मांसपेशियों की ताकत डे बाय डे गिरती जाती है। इसमें काफ़ी वैरायटीज़ होती हैं और उसके मतलब आउटकम भी कई डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। बेसिकली मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए अभी कोई फुल प्रूफ ट्रीटमेंट तो नहीं आया है। न्यू रिसर्चेस हुई हैं, उसमें ये देखा गया है कि इन बच्चों को स्टेम सेल जब ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है तो इनका जो ऑनगोइंग डाउनफॉल इन द मसल पावर है
वो रुक जाता है। जो हम लोगों ने पिछले 2 साल में एक पायलट स्टडी की है ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन पे जो कि ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित थे, उनको हम लोगों ने 4 से 6 सेशन दिए, तो मैंने ये देखा कि यूजली 3 सेशन के बाद से बच्चों की गिरावट रुक गई। ये बात सुनने में तो थोड़ी अच्छी लगती है, पर यह सभी प्रकार के मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में कारगर नहीं है। जिसमें है उसमें खर्च इतना है कि इनके जैसे परिवार के लिए यह लगभग असंभव है। तो आखिर सवाल ये है कि कैसे इनके तकलीफ को बांटा जाए। ये भी इंसान है और इन्हें भी जीने का हक है। हमें मिलजुल कर इनकी तकलीफों के खिलाफ एक जंग लड़नी होगी और हम तभी जीतेंगे जब एक साथ होंगे। मानवीयता के स्तर पे उनके परिवार से मिलना चाहिए, बात करना चाहिए। ये प्रॉब्लम दूर नहीं कर सकते, बहुत सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो आप कर सकते हैं। अब ये लोग के लिए हमको कुछ मतलब मदद अगर हो जाती तो बहुत मेहरबानी, अच्छा था। अगर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में स्टेम सेल अलाउ हो जाता है, हमारे बच्चों को अगर मिल जाए, तो हम पूरी उम्मीद जो है लगाए हुए बैठे हैं कि हमारे बच्चे फिर जो है हमारी तरीक़ों से जो है चलना फिरना दौड़ना शुरू करेंगे और इनके सामने की सारी मजबूरियां जो है ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए सरकार को, स्वयंसेवी संस्थाओं को आगे आना चाहिए। निश्चित रूप से इनको संबल प्रदान करने की ज़रूरत है। नहीं, सभी लोग मिलकर डॉक्टर्स हैं या सरकार है या हम लोग हैं इकट्ठा एक समूह होकर अगर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, ये मुमकिन चीज़ है। तो इसको मैन टू मैन एक एक लोगों के साथ मिल करके करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा ये। नैतिकता भी यही कहती है कि हम इन सब की जैसे भी हो सके हम मदद करें। अगर गवर्नमेंट अपने फंड से मदद करना चाहे ना, तो वो कर सकती है और डॉक्टर उसका इलाज कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चों का मोरल बूस्ट करना, उनको डिप्रेशन से बचाना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये एक सम्मिलित प्रयास होना चाहिए सामाजिक संस्थानों का। और अब हमारी बारी है इनके लिए कुछ करने की, इसलिए इनके लिए आगे आएं।